Jai Swaminarayan. Preeminently, I would relish to express my unequivocal and bona fide gratitude to J.B. Patel, sir, the managing director of Mauni International School, for exhibiting such monumental sentiments towards me. I'm well acquainted with him for quite a few time now, and I would say that he is a guy brimming with humility, passion, and altruism. He has been following the footprints of his guru. He has been superseding the footprints of his guru to educate the mass population of India. And I have seen him doing that since quite a few time now. I'm well cherished to hearken that Mauni International School houses approximately 4 schools, over 10,000 students, and approximately 400 faculty members. For a few days, Jitu Bhai humbly requested me if I could come to the school and educate and share my thoughts with the students for the upcoming board exams. And today I'm here in front of you guys. It is a majestic delectation being in front of you guys. So today I would like to discuss about 5 golden rules to be successful in life. Are you guys ready? Okay. आज हम 5 ऐसे नियमों के विषय में चर्चा करेंगे, 5 ऐसे उसूलों के विषय में, 5 ऐसे बेशकीमती दस्तूरों के विषय में जो हमारे जीवन को तब्दील कर सकते हैं. इफ़ यू cling to these rules, I can vouch and substantiate you that your life would be absolutely metamorphosed. यदि आप इन नियमों को अपने जीवन में संजोए रखेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक इनकलाब आएगा, आपके जीवन में सफलता आपके चरम चूमेगी. ऐसे ये 5 गोल्डन रूल्स हैं. विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट अस गेट इनिशिएटेड. उसके पहले हम भगवान का मंगलाचरण करना चाहेंगे. आप लोग तैयार हैं? चलिए. मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वीधनम. बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. श्री राधा कृष्ण देव की जय. श्री रामचंद्र भगवान की जय. श्री उमापति महादेव की जय. तो पहला नियम जो 5 गोल्डन रूल्स में से हो. आर यू गाइस रेडी? नींद नहीं आती ना? तो बहुत बढ़िया. सुबह नाश्ता कर लिया या बाकी है? अभी तक बाकी है तो बहुत बढ़िया. यदि नाश्ता किया होता तो नींद आ जाती. तो पहला नियम है जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए इज विजन. इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ यू नीड टू हैव अ वेरी स्टाउंच एंड वेरी प्रोपोनेंट विजन इन योर लाइफ. यदि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास शक्ति होगी, कला होगी, फिर भी आप जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे. मैं आपको एक छोटी सी इस मजमून पर मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ. एक प्रवक्ता थे और वो दूसरे दिन पोरबंदर में जाकर प्रवचन देने वाले थे. तो अगले दिन वो सोच रहे थे कि आज किस विषय पर प्रवचन किया जाए. तो उन्होंने सोचा कि हम पोरबंदर में ही जा रहे हैं तो गांधी जी के विषय में ही बात करना सबसे उचित होगा. तो सोच रहे थे कि कैसे प्रवचन का आगाज़ किया जाए. तो उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल में जाऊंगा पोरबंदर में, फिर किसी एक छात्र को मैं पूछूंगा जिस प्रश्न का उत्तर गांधी जी आए, और जैसे ही वो छात्र वो स्टूडेंट गांधी जी का नाम देगा वैसे ही मैं मेरे प्रवचन का आगाज़ करूंगा.
तो दूसरे दिन ये प्रवक्ता स्कूल में गए। स्कूल में जाकर किसी एक छात्र को सिलेक्ट किया और पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो उस छात्र ने कहा, सर मेरा नाम रमेश है। फिर इस प्रवक्ता ने इस स्टूडेंट्स को पूछा कि बेटा तुम्हारे शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था? क्या प्रश्न पूछा? तुम्हारे शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? उस लड़के ने कोई जवाब न दिया, सिर हिलाया और कहा, सर मुझे मालूम नहीं है। तो सर ने ये सोचा कि शायद ये लड़का पोरबंदर शहर से नहीं होगा, तो उन्होंने दोबारा पूछा, बेटा मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि इस पोरबंदर शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? तो लड़के ने फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इस प्रवक्ता को ऐसा लगा शायद ये लड़का मंदबुद्धि का होगा, इसलिए उन्होंने और भी संकेत दिए और भी सुराग दिए इस लड़के को। उस लड़के को कहा, बेटे ये वही महापुरुष है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, ये वही महापुरुष है जिन जो अहिंसा के प्रचंड प्रवर्तक थे, ये वही महापुरुष है जो आज भी हमारे नोट में उनकी तस्वीर छपी हुई होती है। तो अब तो इस प्रवक्ता ने सोचा कि अब तो ये लड़का गांधी जी का नाम देगा और जैसे ही वो उनका नाम देगा मेरा प्रवचन शुरू हो जाएगा। तो इस सर ने ये सब संकेत दिए, फिर भी लड़के ने सिर हिलाया और ऐसा कहा, सर मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन इस बार उस लड़के ने मुस्कुराते हुए उस सर को कहा, सर मुझे कुछ मालूम नहीं। तो सर ने ये सोचा कि ये लड़का मेरा परिहास करता है, मेरा उपहास करता है, मेरी दिल्लगी करता है। तो इस सर को बहुत गुस्सा आ गया और बौखलाते हुए उन्होंने इस लड़के को कहा, अरे अक्ल के शत्रु, बुद्धि के शत्रु, मूर्ख, गधे, तुझे ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारे शहर में गांधी जी का जन्म हुआ था? तो उस लड़के ने फिर क्या जवाब दिया, वो बहुत ही गौरतलब है। लड़के ने कहा, सर किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी मुल्क में कोई भी महापुरुष का जन्म होता नहीं है। महापुरुष अपने विजन के जरिए, अपने कर्मों के द्वारा, कर्मों के जरिए महापुरुष बनते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से, जन्मतः, जन्मजात कोई भी व्यक्ति महापुरुष होता नहीं है। जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था, वो भी सामान्य परिवार में ही जन्म लिया था। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फिर अपने विजन के जरिए वो महात्मा गांधी बने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग को, हम सब लोग सामान्य परिवार में ही जन्म लेते हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जन्मजात महापुरुष होता नहीं है। महापुरुष हम अपने विजन के जरिए बनते हैं। गांधी जी भी औसत परिवार में ही उन्होंने जन्म लिया था। आप में से कितने लोगों ने मदर टेरेसा का नाम सुना है? शायद सबने सुना होगा, राइट? मदर टेरेसा जब छोटी सी थी तो उनके अंदर ये मंशा थी, उनके अंदर ये अरमान था कि उन्होंने देश में जितने भी अनाथ बालक है, असहाय बालक है, उनकी सहायता करनी है। उनका ये विजन था। तो एक दिन उन्होंने अपने इस लक्ष्य को सिद्ध किया। आज पूरे हिंदुस्तान में, समूचे हिंदुस्तान में 4 मिलियन पीपल्स आर बीइंग फेड बाय द कॉज कंडक्टेड बाय मदर टेरेसा, क्योंकि उनके पास ये विजन था। अब्दुल कलाम का कितने लोगों ने नाम सुना है? सभी ने, राइट? अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो उनके अंदर एक विजन था। क्या विजन था जानते हो? कि मुझे एक दिन महान वैज्ञानिक बनना है। क्या बनना है? महान वैज्ञानिक बना है। उनका जन्म तो सामान्य परिवार में ही हुआ था। जब वो 8 साल के थे तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अखबार की बिक्री करते थे। ही वॉज सेलिंग न्यूज पेपर्स। ही यूज्ड टू गो एट एवरी होम एंड व्हाट डिड ही डू? ही यूज्ड टू सेल न्यूज पेपर्स। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो अखबार की बिक्री करते थे। लेकिन उनके पास एक विजन था। क्या था? एक विजन था उनके पास कि एक दिन मुझे महान बनना ही है। देखिए हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम कहते हैं मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? हमारे पास बहुत ही एक्सक्यूजेस होते हैं, और वो भी स्टूपिड एक्सक्यूजेस। क्या कहते हैं हम उसको? स्टूपिड एक्सक्यूजेस। यदि हम चाहे तो हमारे गोल आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपने चाहा हो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है,
वॉट एवर यू हैव थॉट यू कैन डू इट। लेकिन हमारे पास ऐसे स्टूपिड बहुत से एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। मैं जितने भी लोगों को कहानी आपको सुनाता हो, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वो एक दिन महान बन के रहे क्योंकि उनके पास ऐसा विजन था। क्या था? विजन था। नरेंद्र मोदी का नाम तो आप सब ने सुना है। मोदी जी जब छोटे थे तो चाय की बिक्री करते थे, राइट? वो हर दिन जब शाम को बाहर, घर के बाहर जाते थे तो वो आकाश में देखते थे और आकाश में सितारों के सामने देखते थे और सितारों के सामने देखकर क्या कहते थे मालूम है? एक दिन मुझे भी इन सितारों की तरह चमकना है। क्या करना है? एक दिन मुझे भी इन सितारों की तरह चमकना है। तो आज हम सब इस बात के गवाही है कि वो स्वयं तो चमकते ही है, लेकिन उनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है। सही बात है ना? क्योंकि उनके पास क्या था? उनके पास एक विजन था। एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। एटलांटा में, अमेरिका में एटलांटा नाम के शहर में एक छोटी सी लड़की थी। उनका नाम था जॉयस। जब वो छोटी सी थी तो उनके अंदर एक मंशा थी कि मुझे कॉलेज में जाकर ग्रेजुएट होना है। देखिए, कॉलेज में जाकर ग्रेजुएट होना इट इज़ नॉट ए बिग थिंग, आज तो बहुत नॉर्मल थिंग है, लेकिन ये बहुत सालों पुरानी बात है। और उनकी पैदाइश और परवरिश बहुत ही छोटे गांव में हुई थी। शी वॉज बॉर्न इन ए वेरी रूरल एरिया, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी नहीं थी। तो उनकी ये तीव्र मंशा थी कि मुझे कॉलेज जाकर क्या करना है? डिग्री हासिल करना है। परिवार में बहुत गरीबाई में उनकी पैदाइश और परवरिश हुई थी, तो वो कॉलेज जा नहीं सकी जब वो छोटी सी थी। और छोटी सी थी तब से ही उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी, तो वो कॉलेज नहीं जा सकी। लेकिन उनके पास विजन था कि मुझे कॉलेज में जाकर इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? यू विल बी अस्टाउंडेड एंड फ्लैबरगेस्टेड टू हियर, आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि 90 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 90 शी वेंट टू कॉलेज। और कॉलेज में जाकर 93 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 93 शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज विथ ए डिग्री। एट द एज ऑफ 93 शी अचीव्ड ए डिग्री इन कॉलेज, क्योंकि उनके पास एक विजन था। जब वो 10 साल की थी ना, तब से उनके पास ये विजन था कि मुझे कॉलेज में जाकर डिग्री प्राप्त करनी है। इसलिए यदि आपके पास विजन है, यू विल बी एबल टू मेक एवरी इम्पॉसिबल थिंग इनटू पॉसिबल। लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए। आप इस उम्र में है ना, अभी से आपके पास एक विजन होना है कि मुझे पढ़ने के बाद क्या करना है, व्हाट डू आई वांट टू डू, राइट? यदि आपके पास विजन नहीं होगा तो आपके पास स्किल होगी, शक्तियाँ होगी, धन होगा, फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। इसलिए अभी से आपके जीवन में एक दृढ़ विजन होना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, राइट? मान लो कि आप 10th और 12th में पढ़ते हो, राइट? लेकिन यदि आपके पास कुछ विजन नहीं होगा ना, तो आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर चले जाओगे, लेकिन आज से 10-15 साल के बाद आपके जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए विजन होना बहुत ज़रूरी है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा लड़का था और माता जी के साथ खेलता था। तो एक दिन उनकी माता जी किसी ज्योतिष शास्त्री के पास उस लड़के को ले जाती है, किसी पामिस्ट के पास हाथ दिखाने के लिए। तो जैसे ही वो ज्योतिष के पास ले गई तो उस ज्योतिष को उस लड़के की माँ ने पूछा, शास्त्री जी मेरा ये लड़का कितनी पढ़ाई कर पाएगा? तो उस शास्त्री जी ने बताया, वो हाथ देखकर उन्होंने कहा कि तेरे बेटे में सब कुछ रेखा है, लेकिन विद्या की रेखा नहीं है। क्या नहीं है? विद्या की रेखा नहीं है। तो वो माँ अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, आक्रंद करने लगी। फिर उस लड़के ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उस लड़के ने सहज रूप से अपनी माँ को पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? फिर माँ ने बताया कि बेटा, मेरी ये तीव्र मंशा है कि तुझे पढ़ाना है मुझे, लेकिन आज उस ज्योतिष शास्त्री ने बता दिया कि तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है। तो मैं बहुत उदास हो गई। तो बेटे ने बहुत ही सरलता, सहजता और विनम्रता से कुछ नहीं कहा। वो सीधे किचन में जाकर एक छुरी लेके आया, एक चाकू लेके आया और अपने ही हाथों में वो विद्या की जो लकीर थी उसको लंबी खींच ली।
हाथ में से बेहिंतिया खून बहने लगा और माता ने कहा, अरे बेटे ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। बेटा ने बहुत ही सहज रूप से जवाब दिया, माँ तूने अभी अभी बताया कि मेरी विद्या की लकीर लंबी नहीं है, इसलिए मैंने चाकू के जरिए उस विद्या की लकीर को लंबी कर ली। और वो लड़का, एक दिन ऐसा एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया कि वो खुद तो बहुत ही एजुकेटेड बने, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही लोगों को एजुकेशन दिलवाया। और आज आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि वी सेलिब्रेट टीचर्स डे 5 सितंबर, राइट। आज उनके जन्मदिन पर हम उनका जन्मदिन टीचर्स डे मना रहे। जानते हैं वो कौन है? जानते हैं? He was the first vice president of India and the second president of India. His name was Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके पास ये विजन था। देखिए, यदि वही उम्र में शायद उन्होंने सोच लिया होता कि चलो पंडित जी ने कहा कि मेरे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है, और वो उदास हो जाते, तो वो ऐसा काम कर पाते। लेकिन उनके पास क्या था? एक विजन था कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है। इसलिए यदि आपके पास विजन होगा तो आप जीवन में यकीनन सफलता को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए पहला पॉइंट क्या है हमारा? विजन। देखिए, आंखें सबके पास समान है, आंखें सबके पास समान है, लेकिन विजन सबके पास समान नहीं है। और यही इंसान को इंसान से असमान करता है। आंखें सबके पास समान है, लेकिन विजन सबके पास समान नहीं है। यही इंसान को इंसान से असमान करता है। इफ़ यू हैव विजन, तो आप जिंदगी में कुछ भी चाहोगे वो कर पाओगे। आदमी जितना जितना बड़ा सोच सकता है उतना ही बड़ा कर सकता है। जितना बड़ा वो सोच सकता है उतना ही बड़ा कर पाता है। मैन इज लिमिटेड नॉट बाय हिज एबिलिटीज बट बाय हिज विजन। यदि आपके पास ऐसा विजन हो तो आप जीवन में यकीनन सफलता को प्राप्त कर पाओगे। दूसरा पॉइंट हमारा है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है? फर्स्ट इज विजन, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, इस जिंदगी में यदि आप देखोगे तो बहुत से लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा। क्या कहते हैं? दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जिंदगी है तो जहर भी पीना पड़ेगा। यू नो व्हाट दैट मीन्स? ये लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने ये अमूल्य जिंदगी दी है तो हमें समय गुजरना पड़ेगा। इंग्लिश में कहा जाता है, डू नॉट स्पेंड लाइफ, डू नॉट स्पेंड लाइफ, इन्वेस्ट इन लाइफ। क्या? इन्वेस्ट इन लाइफ। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? व्हेन यू स्पेंड योर लाइफ यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। व्हेन यू स्पेंड योर लाइफ यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। दो प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर होते हैं। एक लोग ऐसा होते हैं कि भगवान ने जिंदगी है तो अब समय पास करना पड़ेगा। ऐसे लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। देखिए, आप लोग अभी पढ़ाई करते हो, राइट। यदि आपके दिमाग में है चलिए 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो ये समय भी यापित करना पड़ेगा, तो 10 years डाउन द रोड, आज से 10 साल के बाद आपके हाथों में कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइफ, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, तो आज से 10 साल के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ाई की होगी उसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा। इसलिए नेवर एवर स्पेंड टाइम, इन्वेस्ट इन लाइफ। क्या करना है? क्या करना है? इन्वेस्ट इन लाइफ। लेट मी टेल यू दिस, इफ यू आर पॉजिटिवली थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीज फेलियर। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो इसका ये अर्थ नहीं कि आपको सफलता मिलेगी ही। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो तो इसका ये अर्थ ये नहीं कि आपको सफलता मिलेगी ही। लेकिन यदि आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो, इट मीन्स दैट यू आर ए गारंटीड फेलियर। सही बात है ना? इसलिए जिंदगी में पॉजिटिव अभिगम से ही हाल चलना कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा। यदि आपके पास ऐसी थिंकिंग नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज से कई साल पहले की मैं एक बात आपको सुनाता हूँ। कई पैसेंजर्स
एक मुल्क में से दूसरे मुल्क में फ्लाइट में बोर्ड होकर जा रहे हैं, ठीक है। देयर वर 200 और 300 पैसेंजर्स गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो जैसे ही प्लेन ने डिपार्ट किया, थोड़े समय के बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स आता है और कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज ए सीवियर मेल फंक्शनिंग इन द फ्लाइट, देयर इज ए सीवियर मेल फंक्शनिंग इन द फ्लाइट, सो प्लीज फेस्टन योर सीट बेल्ट्स। क्या कहते हैं? अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए। इसके बाद जो फ्लाइट अटेंडेंट कहता है वो ज़रा गौर से सुनना, फिर मैं आपको पूछूंगा। फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं कि प्लीज डू नॉट स्ट्रेस। क्या कहते हैं? प्लीज डू नॉट स्ट्रेस, प्लीज डू नॉट फियर, प्लीज डू नॉट वरी, प्लीज डू नॉट फील इंटिमिडेटेड। देखिए ये सब सेंटेंस यदि आपने गौर से सुने होंगे तो सब में क्या कहता है? ये नहीं करना, ये नहीं करना, राइट। आप चिंता मत कीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप मुझे ये बताएं, मान लो कि इफ़ यू आर सिटिंग इन द फ्लाइट, आप टेंशन लेना बंद कर दोगे? फ्लाइट अटेंडेंट ने ये कहा कि फ्लाइट के इंजन में प्रॉब्लम है और फिर वो आपको बताते हैं कि टेंशन मत लेना, तो आप टेंशन लेना बंद कर देंगे? वो कहते हैं स्ट्रेस मत लेना, घबराना मत, तो आप घबराना बंद कर दोगे? इनफैक्ट क्या होगा? उल्टा होगा, आप सभी का स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएगा। सही है ना? आपका फियर लेवल्स बढ़ जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आपका दिमाग ये सोचेगा कि ये फ्लाइट अटेंडेंट ऐसा कह रहे हैं कि चिंता मत करना, तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि ये कहते हैं चिंता मत करना, तो चिंता करने का कुछ कारण होगा, इसलिए तो वो मुझे बता रहे हैं कि चिंता मत करना, राइट। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग। क्या कहते हैं? इसकी वजह, यदि फ्लाइट अटेंडेंट ऐसा बोलते, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल रिलैक्स, अपने अपने भगवान का नाम का स्मरण कीजिए, तो शायद लोगों कम स्ट्रेस लेते। लेकिन व्हेन यू आर सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू योर माइंड, जब आप अपने माइंड को यही फीडबैक देते हो, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, तो उसका रिजल्ट बहुत ही विपरीत आएगा, राइट। फ्लाइट अटेंडेंट ने सबको कहा कि प्लीज डू नॉट स्ट्रेस, प्लीज डू नॉट फियर, लेकिन सबका स्ट्रेस लेवल्स और भी ज़्यादा हो गया है। ऑल्दो शी वाज टेलिंग डू नॉट स्ट्रेस आउट, सबका स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो गया, राइट। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माइंड को कभी भी ये इंस्ट्रक्शंस मत देना कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। गिव योर माइंड पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, क्या करना है। मान लो कि इफ़ यू आर स्टडिंग, गिव योर माइंड पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस कि ये करना है, मुझे ऐसा रिजल्ट्स लाना है। पॉजिटिव डेटा आपके माइंड के अंदर डालना सीखो। इफ़ यू पुट नेगेटिव डेटा इन योर माइंड, यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। आप में से सुधा चंद्रन का नाम कितने लोगों ने सुना है? डू यू नो हु इज सुधा चंद्रन? नहीं मालूम होगा। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल डांसर ऑफ इंडिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्यकार में शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन इंडिया। आज भी वो, शी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 59-60 ईयर्स ओल्ड। उनकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जब वो छोटे ही थे ना, शी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 8-9 ईयर्स ओल्ड, तो उनके अंदर ये अरमान था कि मुझे भारत में से सबसे श्रेष्ठ क्लासिकल डांसर बनना है। क्या बनना है? क्लासिकल डांसर। तो ना, जब छोटी सी थी तब से वो बहुत ही प्रैक्टिस करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी वाज अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर्स ओल्ड, जब उनकी उम्र 16 साल की थी, तो अनफॉर्चुनेटली उनको एक सीवियर बस एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? बस एक्सीडेंट। और उनमें उनको एक पैर कटवाना पड़ा। शी लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन द बस एक्सीडेंट। फिर भी डॉक्टर्स ने कहा कि नाउ यू विल नॉट बी एबल टू डांस। उनके परिवार के लोगों ने कहा कि अब आप नृत्य नहीं कर पाओगे। लेकिन उनके अंदर ये विजन था, ये पॉजिटिव थिंकिंग थी कि मुझे एक दिन डांसर बनना ही है। तो आफ्टर लूजिंग हर लेग शी प्रैक्टिस्ड फॉर 10 ईयर्स। कितने सालों तक? 10 सालों तक प्रैक्टिस की। और आफ्टर 10 ईयर्स शी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया। आज भी आप गूगल में जाकर उनका नाम सर्च करोगे तो यू विल फाइंड हर एंटायर स्टोरी। देखिए, उनके जीवन में जैसे स्ट्रगल्स आए वैसे हमारे जीवन में स्ट्रगल्स आए हैं। डिड एनीवन ऑफ यू लूज योर लेग लाइक दैट? भगवान ने हमें सब कुछ संभावनाएं दी है, फिर भी हम एफर्ट नहीं करते।
मेरा पॉइंट यही पर है कि हम हमारे माइंड को स्टूपिड एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे, हाउ विल आई बी एबल टू स्टडी। लेकिन उनके पास ऐसा कोई रिसोर्सेस नहीं था, फिर भी शी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ इंडिया। I'll also like to share another story about Arunima Sinha. Right? All of you are well acquainted with her name, right? She was approximately, right now I think she is approximately 36 years old. When she was very small, उनकी भी ये मंशा थी कि उनको देश के ही नहीं लेकिन पूरे विश्व के जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ जाकर हिंदुस्तान का परचम लहराना है। She had a dream, right? लेकिन unfortunately when she was very small, at the age, I think in 2011, 2011 की ये बात है, when she was going in a train, जब वो ट्रेन में जा रहे तो अचानक वो लुटेरे लोग आ गए, राइट? एंड उनके पास जो जेवर था वो लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपके पास जितने भी ऑर्नामेंट्स और गोल्ड है वो हमें दे दीजिए, आपके पास जो बैग है वो हमें दे दीजिए। एंड शी रेफ्यूज टू गिव इट। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को धक्का मारा और जैसे ही वो लड़की गिरी तो सामने ट्रेन की पटरी पर गिर गई और अनफॉर्चुनेटली सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी और उनका एक पैर उसमें चला गया। शी हैड टू कट वन ऑफ हर लेग्स। लेकिन उनके पास ये पॉजिटिव थिंकिंग थी, क्या थी कि एक दिन मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाकर हिंदुस्तान का परचम लहराना है। डॉक्टर्स टोल्ड हर दैट यू विल नॉट बी एबल टू वॉक अगेन। डॉक्टर्स ने क्या कहा था, अब माउंट एवरेस्ट की बात भूल जाए, आप चल भी नहीं सकोगे, राइट? उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि ऐसा रिस्क लेना अब उचित नहीं है, लेकिन शी हैड दैट पॉजिटिव थिंकिंग। क्या था उनके पास? पॉजिटिव थिंकिंग था। तो आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस शी वेंट टू माउंट एवरेस्ट और हिंदुस्तान का फ्लैग उन्होंने लहराया। माउंट एवरेस्ट में आप सभी लोग जानते हैं इट इज 8,000 फीट हाई। हाउ टॉल? 8,000, -52 डिग्री सेल्सियस, -52 डिग्री सेल्सियस। आज भी जितने लोग माउंट एवरेस्ट पर गए हैं उसमें से 200 लोग वापस ही नहीं आए, क्योंकि रास्ता इतना संकीर्ण है, इट इज़ वेरी नैरो रोड, कि लोग वापस ही नहीं आ सकते। फिर भी उन्होंने ऐसा साहस करके हिंदुस्तान का परचम बुलंद लहराया। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर, बिकॉज शी हैड दैट पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए यदि आपके पास ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप जीवन में यकीनन सफलता को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आपके पास यदि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तो आप कभी भी सफल नहीं हो। इसमें होता क्या है मालूम है, जब हम एक बार असफल हो जाते हैं ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। देखिए फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स लेते होंगे, मैथ्स लेते होंगे और भी विषय लेते होंगे, राइट? यदि आपको एक बार अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो आप सोचेंगे कि मैथ्स में मेरे खराब ही परसेंटेज आते हैं। तो हमारे अंदर ये नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है कि मैथ्स मेरे लिए नहीं है, फिजिक्स मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एक बार हमें अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि अब मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए भूल होना वो सामान्य चीज़ है, भूल होना वो सामान्य चीज़ है। भूल को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है, वरना हम सफलता, आप जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हो तो यू हैव ऑलरेडी वॉन दैट सिचुएशन। अभी भी आपके सामने सिचुएशन नहीं आई होगी, लेकिन यदि आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं तो आपने उस सिचुएशन पर जीत हासिल कर ली। ठीक है ना? तो जिंदगी में पहला नियम क्या है? विजन रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या बताई हमने? पॉजिटिव थिंकिंग। और तीसरी चीज हम बताना चाहेंगे हार्ड वर्क। क्या? हार्ड वर्क। और वो भी हम सामान्य हार्ड वर्क की बात नहीं करेंगे। देखिए हार्ड वर्क में भी दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे बहुत पढ़ते होंगे, स्टिल दे डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपने सुना होगा कई बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते होंगे, राइट? फिर भी दे डू नॉट गेट द डिजायर्ड परसेंटेज। और कुछ लोग थोड़ा पढ़ते होंगे फिर भी दे गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऐसा होता है ना, राइट? बिकॉज देर आर टू डिफरेंसेस। One student is who hardly
हु हार्डली, जानते हैं आप, हु हार्डली वर्क स्मार्ट, एंड यू नो हाउ द सेकेंड स्टूडेंट्स आर स्मार्टली वर्क हार्ड। आपको डिफरेंस मालूम में आया? स्मार्टली वर्क हार्ड वर्सेस हार्डली वर्क स्मार्ट। आप इसमें से कौन से हैं? स्मार्टली वर्क हार्ड या हार्डली वर्क स्मार्ट? देखिए, हार्ड वर्क भी उस तरीके से करना है, स्मार्टली वर्क हार्ड। कैसे? स्मार्टली वर्क हार्ड। इस पर मैं आपको 2-3 कहानी सुनाना चाहता हूं। कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट मैच चल रही थी। आई नो यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो आई विल शेयर सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ओके, देयर वाज ए मैच गोइंग ऑन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। उसमें ब्रैड हॉग वो बॉलिंग करता था। क्या करता था? बॉलिंग। एंड सचिन तेंदुलकर वाज बैटिंग, राइट? तो ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट कर लिया। क्या कर लिया? तो ब्रैड हॉग ने जैसे ही सचिन को बोल्ड कर लिया, उन्होंने सोचने लगे कि मैंने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। क्या? मैंने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि आज मैंने दुनिया के श्रेष्ठ बैट्समैन को बोल्ड आउट कर लिया। क्या कर लिया? जिसको पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है, ऐसे सचिन को मैंने बोल्ड आउट कर लिया। इतना खुश हो गया। जैसे ही मैच खत्म हुई तो वो ब्रैड हॉग सचिन के पास जाता है। सचिन सर, कैन यू गिव मी योर ऑटोग्राफ? सचिन ने मुस्कुराते हुए उसको ऑटोग्राफ पर लिख दिया, ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर एवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। क्या लिखा? ये क्षण तेरी जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आएगी। ब्रैड हॉग बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि मैंने तो सोचा सचिन मेरे लिए कुछ मेरी तारीफ करेंगे, मेरे लिए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लेकिन सचिन ने क्या लिखा? दिस इवेंट विल नेवर एवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। ये क्षण, कौन सी क्षण? तूने मुझे जो बोल्ड आउट किया ना आज, वो क्षण तेरी जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आएगा। देखिए, ये बोलना आसान था, ये बोलना आसान था, लेकिन उसके लिए अब सचिन को क्या करना होगा? स्मार्टली वर्क हार्ड। मान लो कि सचिन ने ये स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद यदि ब्रैड हॉग ने सचिन को बोल्ड आउट कर लिया, तो सचिन की इज्जत रहती? लोग सचिन की धज्जियां उड़ाते, राइट? उसके बाद सचिन अपने इंटरव्यू में लिखता है कि ही प्रैक्टिस्ड वेरी वेरी हार्ड। और कैसे? स्मार्टली वर्क हार्ड। ऐसे नहीं कि बैटिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। ब्रैड हॉग कैसे बॉलिंग करता है, कहाँ पे उस पर बॉल आता है, उस पर पूरा एनालिसिस करके उन्होंने क्या किया? अभ्यास किया। और फिर यू विल बी अस्टाउंडेड टू हियर, आफ्टर दिस इंसिडेंट सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता हो और ब्रैड हॉग बॉलिंग करता हो, ऐसे इंसिडेंट्स 45 बार हुए, 45 टाइम, वेदर इट वॉज टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और इवन IPL, 45 टाइम्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। और एक भी बार सचिन ब्रैड हॉग की बॉलिंग में आउट नहीं हुआ, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, नॉट ओनली हार्ड बट स्मार्टली वर्क हार्ड। इसलिए आपको भी हार्ड वर्क करना है, लेकिन कैसे? स्मार्टली। यूज दिस वर्ड, ओके, आई एम यूजिंग दिस वर्ड कंसिस्टेंटली न्यूमरस टाइम्स। स्मार्टली वर्क हार्ड। एक 18 साल का लड़का था, ये भी क्रिकेट का ही एग्जाम्पल है, और दिल्ली और कर्नाटका के बीच रणजी ट्रॉफी की मैच चल रही थी, राइट? आप सब लोग जानते, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इंसिडेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि हाउ हार्ड वर्क मैटर्स, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैच खत्म हुई और वो लड़का सोने के लिए गया रात को, और रात को 2 बजे उस लड़के की माता ने उस लड़के के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटे, रड़ते रड़ते उस माता ने कहा, बेटे, अब तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो लड़का बहुत उदास हो गया, विलाप करने लगा, बिलखने लगा। फिर भी उसने सोचा, कल मेरे मैच में जाना बहुत ज़रूरी है। उसके परिवार वाले सब कहते हैं कि अब मैच में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल दूसरे दिन तो सुबह में उसके पिताजी का फ्यूनरल था, राइट? अग्नि संस्कार भी बाकी था। फिर भी वो लड़का मैच खेलने के लिए गया और पूरी टीम को जिता दी, और 90 स्कोर में उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और जैसे ही मैच पूरी हुई, मैन ऑफ द मैच सीरीज प्राप्त करके वो सीधा
फिरोज शाह स्टेडियम से सीधा अग्नि संस्कार अपने पिताजी के करने के लिए चला गया। दैट वॉज विराट कोहली, राइट। उसके पास ऐसा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क था, इसलिए वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। माइकल फेल्प्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? डू यू नो हु इज माइकल फेल्प्स? ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तैराक है, तैराकी वो बखूबी जानता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स इन द वर्ल्ड। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ही वॉन 8 गोल्ड मेडल्स। कितने? 8 गोल्ड मेडल्स। आप विचार कीजिए, 8 गोल्ड मेडल जितना माइकल फेल्प्स। और जैसे ही पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी उन्होंने, पूरी दुनिया की सभी सुर्खियों में उनका नाम गूंजने लगा। फिर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुआ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और किसी इंटरव्यूअर ने इस माइकल फेल्प्स को कहा, दिस मस्ट बी ए वेरी लकी डे फॉर यू। क्या कहा? दिस मस्ट बी ए वेरी लकी डे फॉर यू। तो उसके उत्तर में माइकल फेल्प्स ने जो कहा वो गौर से सुनना। माइकल फेल्प्स ने यस और नो का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, सर, एवरी डे आई प्रैक्टिस स्विमिंग फॉर 12 आवर्स ए डे। कितने घंटे? 12 घंटा मैं पानी में रहता हूँ। आई प्रैक्टिस स्विमिंग 12 आवर्स ए डे। आई स्विम 100 किलोमीटर्स पर वीक। एक हफ्ते में मैं 100 किलोमीटर स्विमिंग करता हूँ। इन द पास्ट 4 years आई हैव स्विम्ड अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर्स। पिछले 4 सालों में मैंने 20,000 किलोमीटर स्विमिंग की है, वॉकिंग नहीं, स्विमिंग। इसके बाद मुझे ये सफलता मिली है। लोग इतना ही सोचते हैं कि ये सफल हो गया, ये सफल हो गया, लेकिन उसके बाद, उसके पहले उन्होंने जो हार्डवर्क, जो स्मार्टली हार्डवर्क किया, नो वन लुक्स एट दैट, राइट। सबको कोहली बनना है, सबको तेंदुलकर बनना है, सबको IPS IAS बनना है, लेकिन उसके पहले जो कंसिस्टेंट स्मार्ट हार्डवर्क करना होता है उसमें हम फेल हो जाते हैं, राइट। देखिए, पानी की एक बूंद भी लगातार यदि पत्थर पर गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख कर सकती है, राइट। इफ द वाटर ड्रॉप कंसिस्टेंटली फॉल्स ऑन द स्टोन, इट कैन मेक ए होल इन द स्टोन। देखिए, पानी में इतनी शक्ति नहीं है। आप सोचेंगे कि पानी में इतनी शक्ति है कि पत्थर के अंदर एक सुराख कर दे, नहीं है ना। लेकिन उसके पास क्या है? कंसिस्टेंट हार्डवर्क। क्या है? कंसिस्टेंट हार्डवर्क। यदि पानी का बूंद ये सोच ले, चलिए आज एक बूंद डाला है, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पत्थर में सुराख कर सकूं, तो कभी कर पाएगा? लेकिन पानी की बूंद ने क्या सोचा? हर दिन हर क्षण उसी पत्थर पर मुझे गिरना है, तो एक दिन वही पानी की बूंद पत्थर में भी होल कर सकती है ना। वैसे आप लोग ऐसा सोचते हैं कभी कभार कि मेरे पास इतनी स्मार्टनेस नहीं है, आई एम नॉट दैट मच स्मार्ट, तो फिर मैं ये रिजल्ट्स कैसे ला पाऊंगा। लेकिन इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड एंड इफ़ यू आर स्मार्टली वर्किंग हार्ड, यू विल बी एबल टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ऐसे कई स्टूडेंट्स थे, 2 प्रकार के स्टूडेंट्स। एक बहुत स्मार्ट थे और एक दे वर नॉट दैट स्मार्ट, बट दे यूज टू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स थे ना, वो क्या करते थे, कुछ एग्जाम्स में इतने अच्छे परसेंटेज, इतने अच्छे ग्रेड पॉइंट एवरेज ला देते थे, और जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते थे ना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करके 2-3 सालों में जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स थे ना, सबको हरा दिया उन्होंने, बिकॉज दे वर कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड। सो देर आर 2 पॉइंट्स व्हेन यू वर्क हार्ड। पहला क्या है? स्मार्टली वर्क हार्ड। क्या? बुद्धि से हार्ड वर्क करना है। क्या? परिश्रम नहीं करना, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। और दूसरा क्या है? कंसिस्टेंस, लगातार हार्ड वर्क करना है। यदि आप लगातार हार्ड वर्क करते रहोगे तो यकीनन आपके जीवन में सफलता आएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? हार्ड वर्क, राइट। देखिए, भूल होना प्रकृति है, हम सभी लोग भूल कर सकते हैं। भूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार लेना संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। और उसे सुधार लेना प्रगति है। क्या है? भूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है।
इसलिए हमारे जीवन में ये सभी गलतियां होगी ही। आप एक बार भी फेल हो सकते हैं, 10 बार भी फेल हो सकते हैं, लेकिन अपनी गलती का इस्तकबाल करके आगे बढ़ना, वही पॉजिटिव थिंकिंग है, और उसी वजह से आप अपने जीवन में सफल हो पाएगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है वो कहेगा कि मेरे जिंदगी में कभी ऐसी भूल नहीं। हमारे जीवन में भी बहुत गलतियां होती है। गलतियों से सीख कर, उसे स्वीकार कर, उसे सुधार कर आगे बढ़ना, वही तो तरक्की का राज है, राइट। इसलिए आप कभी भी जिंदगी में ऐसा मत सोचना कि मेरे जीवन में डिजायर्ड आउटकम्स नहीं आए, आपने सोचे थे इतने परसेंटेज नहीं आए। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सबकी बोर्ड एग्जाम्स आती है, राइट। तो आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, फिर भी आपको शायद डिजायर रिजल्ट्स न भी मिले, फिर भी उदास नहीं होना। क्या? उदास नहीं होना। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो भगवान हर पल आपके साथ रहकर आपको सफलता देंगे ही देंगे। उसकी भी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट? क्या है? पहला पॉइंट था विजन, सेकेंड वॉज पॉजिटिव थिंकिंग, थर्ड वॉज कंसिस्टेंट एंड स्मार्टली वर्क हार्ड, एंड फोर्थ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ? रेज योर हैंड्स। हाथ ऊंचा कीजिए यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफ यू वांट, देखिए, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते ना, तो जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेगा। इतना ही नहीं, यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने ही हमें सब शक्तियां दी है, राइट। इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, इवन गॉड विल नॉट बिलीव इन यू, राइट। इसलिए हर हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना है, राइट। देखिए, भगवान ने हमें, व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर लिविंग बींग्स, भगवान ने हमें बहुत कम दिया है। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, राइट। पक्षियों की तरह हम उड़ नहीं सकते, फिर भी हमने हवाई जहाज बनाए, राइट। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, राइट। कैन यू स्विम लाइक फिश? नो। फिर भी हमने जलयान बना दिए, राइट। बाज की तरह हमें नजर नहीं मिली, बाज की तरह हमें नजर नहीं मिली, फिर भी हमने टेलीस्कोप बना दिए, राइट। और चीते की स्फूर्ति हमें नहीं मिली, वी कैन नॉट रन एट द स्पीड लाइक चीता, राइट। चीते की स्फूर्ति हमें नहीं मिली, फिर भी हमने सुपर स्पीड वाले कार्स बना दिए, राइट। क्योंकि भगवान ने हमें सबसे नायाब तोहफा दिया है। क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। भगवान ने हमें सबसे नायाब तोहफा दिया है, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। इसलिए यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप जिंदगी में जो कुछ भी चाहोगे वो आप यकीनन कर पाओगे। 2010 तक, एक दूसरा क्रिकेट का एग्जाम्पल आपके साथ साझा करता हूँ। 2010 तक कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं था जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई हो। था कोई? 2010 तक। लेकिन 2010 में सचिन तेंदुलकर एक ऐसा बंदा निकला जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरी शतक लगा दी, राइट। उसके पहले सबके बिलीफ सिस्टम के अंदर क्या था जानते हैं आप? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हम कैसे डबल सेंचुरी लगा सकते हैं, क्योंकि इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 300 रन भी लगा ना पूरी टीम मिलाकर, इवन दैट वाज कंसिडर्ड डिफिकल्ट, राइट। और वो भी एक व्यक्ति 200 रन लगाए, एवरीवन थॉट ये हमारे बस की बात नहीं है, राइट। लेकिन सचिन ने ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने सोचा मेरे अंदर भगवान ने एक क्षमता दी है, मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, राइट। तो 2010 में उन्होंने पहला इंसान इस वनडे इंटरनेशनल में जिन्होंने दोहरी शतक लगाई। और आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे, उसके पहले बिफोर 2010 2963 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए थे। 2963 वनडे इंटरनेशनल मैचेस वेर प्लेड 2010 एंड नो वन वाज एबल टू स्कोर डबल सेंचुरी, राइट। अब आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि 2010 के बाद व्हेन सचिन स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, सिर्फ 250 मैच के अंदर, ओनली विद इन 250 मैचेस, विद इन जस्ट 16 months, वीरेंद्र सहवाग ब्रोक दैट रिकॉर्ड, राइट। क्यों ऐसा हुआ?
अब सहवाग को भी ऐसा लगने लगा, इफ सचिन कैन डू इट आई कैन डू इट, इफ सचिन कैन डू इट आई कैन डू इट। उसके पहले सबके बिलीफ सिस्टम के अंदर ऐसा था, अरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरी शतक कैसे हम लगा सकते हैं, राइट। लेकिन सचिन ने करके दिखाया, तो सहवाग ने सिर्फ 16 महीने के अंदर सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम के अंदर ऐसा होने लगा कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देखिए इसमें होते क्या है, आपका कोई अच्छा मित्र हो, इफ ही स्टडिंग गुड, उनको यदि 90% नहीं आए तो आप ये भी सोचना लगेगा, ये मेरा मित्र ये नहीं कर सकेगा तो मैं कैसे ये कर पाऊंगा, राइट। मेरा मित्र हु इज स्मार्टर देन मी, इफ ही कैन नॉट स्कोर गुड, हाउ विल आई बी एबल टू स्कोर गुड देन हिम। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आप अपने ही जीवन को एक मिसाल बना दीजिए। इफ यू स्कोर 90%, 95%, आपको देखकर आपके मित्र भी 90-95% ला सकेंगे। लेकिन हम यही सोचते हैं कि मेरा मित्र 95% नहीं ला सका तो मैं कैसे ला पाऊंगा। एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। सचिन के पहले सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इसने डबल सेंचुरी वनडे में नहीं लगाई तो हम कैसे लगा सकेंगे, राइट। लेकिन जैसे ही सचिन ने डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में लगाई तो सहवाग को भी लगा, मैं भी लगा सकता हूँ। तो सिर्फ 16 महीने के अंदर उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और फिर तो आप जानते हैं शुभमन गिल, ईशान किशन, क्रिस गेल, राइट, रोहित शर्मा ने तो 3 बार दोहरी शतक लगा दी, क्योंकि सबके माइंडसेट के अंदर ये फिट हो गया, इफ सचिन कैन डू इट वी कैन डू इट। 1903 में ब्रिटिश ओलंपिक कोच हैरी एंड्रयूज थे, क्या नाम था उनका, हैरी एंड्रयूज। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। वो स्टेटमेंट ऐसा था कि नो वन कैन रन 1 माइल लॉन्ग रन विथ इन 4 मिनट्स। कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि जो 1 मील की दौड़ 4 मिनट के अंदर खत्म कर सके, राइट। तो हैरी एंड्रयूज का ये स्टेटमेंट देकर सभी ओलंपिक प्लेयर्स थे, सब ने सोचा कि यदि हैरी एंड्रयूज ये स्टेटमेंट दे रहा है तो वी कैन नॉट रन 1 माइल विथ इन 4 मिनट्स, राइट। तो बहुत सालों तक ये सिलसिला शुरू रहा, 50 साल तक। कितने साल तक? 50 साल तक। फिर एक ऐसा इंसान आया 1954 में जिसका नाम था रॉजर बेनिस्टर, 1954 में, and he broke this record within 3 minutes 59 seconds and 4 milliseconds। 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स और 4 मिलीसेकेंड्स में उन्होंने ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो अब हैरी एंड्रयूज गलत साबित हो गए, क्योंकि ये रॉजर बेनिस्टर ने ये सोचा कि मैं ये कर पाऊंगा। उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में ऐसा नेगेटिव डेटा नहीं डाला कि हैरी एंड्रयूज ने कहा कि नो वन कैन फिनिश 1 माइल लॉन्ग इन लेस देन 4 मिनट्स। उन्होंने ये नहीं सोचा, इसलिए वो रिकॉर्ड को तोड़ पाया। और इसके बाद आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे, जस्ट विथ इन 10 ईयर्स 64 में, इन 1964, एक स्कूल का लड़का जिसका नाम था जिम रियोन, ही ब्रोक दैट रिकॉर्ड इन 3 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। एक स्कूल का छोटा सा लड़का, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में ऐसा आ गया, इफ रॉजर बेनिस्टर कैन डू इट देन आई कैन डू इट। तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। 1955 में डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि नो वन कैन गो टू द मून फ्रॉम अर्थ। 1955 में, 1955 में डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि नो वन कैन गो टू द मून फ्रॉम द अर्थ। लेकिन इन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला, राइट। ऐसी चीज़ें हैं। राइट ब्रदर्स सबको कहते थे कि एक दिन हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि लोहा उड़ेगा। क्या उड़ेगा? लोहा उड़ेगा। कैन आयरन रियली फ्लाई? इट वॉज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट। इट वॉज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। फिर भी क्योंकि लोग ऐसा कहते थे कि एनीथिंग दैट इज हैवियर देन एयर कैन नॉट फ्लाई, राइट, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार एनीथिंग दैट इज हैवियर देन एयर कैन नॉट फ्लाई। लेकिन ये दोनों भाइयों ने 16 साल तक लगातार मेहनत की, और जब वो फ्लाइट बना रहे थे ना, तो बहुत लोग आकर उनको कह गए कि आप कैसे लोहा को उड़ा सकेंगे, आप कैसे लोहा को उड़ा सकेंगे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ एंड टाइम। लेकिन 16 साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये कर देखा है। देखिए ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत लोग आते हैं, नेगेटिव पीपल,
यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट स्कोर गुड इन फिजिक्स, यू कैनॉट स्कोर गुड इन मैथ्स, आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, आप इंजीनियर नहीं कर पाओगे, राइट? लेकिन उनकी हमें सुननी नहीं है। यदि आपके पास विजन है, यदि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, यदि आपके पास हार्ड वर्क है, यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन अचीव व्हाट यू थिंक। देयर विल बी मैनी पीपल इन आवर लाइफ, 99% लोग हमारे इर्द गिर्द में ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। यदि हम कहते हैं ना मुझे ये करना है, तो वो कहेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, राइट? इसलिए ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है, ऐसे लोगों से वाकई बहुत दूर रहना है, तब भी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा लड़का था, छोटा सा, वो एक दिन अमेरिका में किसी प्रीस्ट के प्रवचन को सुनने के लिए गया, किसी प्रीस्ट को प्रवचन को सुनने। और प्रीस्ट में उस प्रवचन में, उस पादरी ने प्रवचन में ऐसा कहा कि यदि आपके पास एक चावल के कण जितना भी विश्वास है, कितना? एक चावल के कण जितना भी विश्वास है, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो उस लड़के ने उस प्रवचन को सुना। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, वो लंगड़ाते लंगड़ाते, ही वॉज पैरालाइज्ड, लंगड़ाते लंगड़ाते पैरों से उस प्रीस्ट के पास गया और उस प्रीस्ट को उन्होंने एक प्रश्न पूछा, कैन आई बी द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड? क्या कहा? कैन आई बी द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड? क्या मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला हो सकता हूँ? उस पादरी ने उसकी मजाक उड़ाते उड़ाते कहा, अरे भैया तू तो पैरालाइज्ड है, तू तो लंगड़ाते लंगड़ाते पैर से यहाँ आया। फिर उस लड़के ने कहा कि आप ही ने तो अभी बताया कि यदि आपके पास एक चावल के कण जितना आत्मविश्वास है, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। वो लड़का घर गया और 10-12 साल तक लगातार प्रैक्टिस की, और ओलंपिक्स में ही वॉन 8 गोल्ड मेडल्स। हाउ मेनी? And his name was Carl Rion. If you go to Google and type it, you will see his history. क्या नाम था? कार्ल रियोन। एक छोटी सी लड़की थी, उनको भी डॉक्टर ने कहा कि she was suffering from polio, और डॉक्टर ने कहा कि you will never be able to walk again. डॉक्टर ने कहा कि अब तो फिर से नहीं चल पाएगी, लेकिन उसकी मदर ने उसको कहा, बेटी तू चल पाएगी। क्या कहा? और इस लड़की की ये मंशा थी कि वो ओलंपिक्स में जाकर रनिंग करे, और वो लड़की कहती है कि आई बिलीव्ड माई मदर रेदर देन द डॉक्टर, आई बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ माई मदर रेदर देन द डॉक्टर, एंड आई वॉकड, आई रैन, एंड शी वॉन 3 गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स। तो ये मैं कहानी आपको इसलिए सुनाता हूँ कि इफ़ यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू विन इन योर लाइफ। यू नो द एलिफेंट, जब हाथी छोटा होता है ना, आपने सर्कस के हाथी को देखा है किसी ने? सर्कस का हाथी जब छोटा होता है ना, तो जो महावत होता है, द गाय हु टेक्स केयर ऑफ द एलिफेंट, राइट, वो क्या करता है जानते हैं? एक छोटी सी संगल होती है, बहुत ही नाजुक चेन, संगल जिसको कहते हैं, उससे उस हाथी के बच्चे को बांधता है, राइट? और वो हाथी का बच्चा बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस संगल को तोड़ नहीं सकता, उस संगल को तोड़ नहीं सकता। जानते हो क्यों? बिकॉज उस वक्त जब हाथी छोटा होता है ना, तो हाथी से भी ज़्यादा शक्ति उस चेन में होती है। तो हाथी बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस चेन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन सालों बाद वही हाथी गजराज बन जाता है। क्या बनता है? अब ये हाथी चाहे तो वृक्षों भी उखाड़ कर फेंक सकता है, पहाड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। इतनी असीम प्रसंभावनाएं, असीम शक्तियाँ, प्रचंड शक्तियाँ उस हाथी के अंदर आ जाती है। लेकिन यू विल बी एस्टाउंडेड टू हियर, वही हाथी, वही गजराज जो पर्वतों को उखाड़ कर फेंक सकता है, वही हाथी उस छोटी सी चेन को भी अब नहीं तोड़ सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज हाथी के सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया है। वो जब छोटा था, आफ्टर मेकिंग मैनी अटेम्प्ट्स, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रेक द चेन। तो वो जैसे ही बड़ा हो गया, गजराज हो गया, फिर भी उसके बिलीफ सिस्टम में से ये निकला नहीं कि आई कैन नॉट ब्रेक दी चेन। तो वही गजराज हाथी वो छोटी सी नाजुक संगल को भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या नहीं है? सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास बहुत कम है, इसलिए वो ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। देखिए, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन जी को ये कहा है। अर्जुन जी जब गीता में प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे सफलता नहीं मिलती, जिसे सफलता नहीं मिलती, जिसे सिद्धियां नहीं मिलती,
तो भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर बखूबी गीता में देते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं? संशयात्मा विनश्यति। क्या कहते हैं? संशयात्मा विनश्यति। जिस व्यक्ति को अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, जिसको बार बार संशय होता है, उसका विनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। इसलिए अपनी क्षमताओं पर कभी भी संदेह मत करना। प्लीज डू नॉट डाउट योर एबिलिटीज। जब समुद्र में समुद्री जहाज जाता है ना, समुद्र में कितना पानी होता है? करोड़ों लीटर, राइट? कोटि कोटि लाखों लीटर। कैन यू काउंट द वाटर इन द ओशन, राइट? फिर भी वो पानी समुद्र का कुछ, वो समुद्री जहाज का कुछ बिगाड़ सकता है? जहाज जब समुद्र में जाता है तो वो जहाज का कुछ समुद्र बिगाड़ सकता है? लेकिन जैसे ही वो जहाज के अंदर एक छोटा सा छिद्र पड़ जाता है, जैसे ही उस जहाज में क्या पड़ता है? छोटा सा छिद्र पड़ जाता है, तो वही पानी उस पूरे जहाज को डुबा देता है। वैसे ही इसका सार ये है, हमारे जीवन में बाहर चाहे कितनी भी मुश्किलियाँ हो, कठिनाइयाँ हो, दुख हो, कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकेगा जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जैसे ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर छिद्र पड़ जाएंगे, बाहर की सभी कठिनाइयाँ आपके अंदर घुस जाएंगी और आपको क्या करेगी? डुबा देगी। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में, अपने बिलीफ सिस्टम में कभी भी छिद्र मत डालिए, राइट? सही बात है ना? इवन द वर्ड इम्पॉसिबल, व्हाट डज इट से? आई एम पॉसिबल। इफ यू ब्रेक द वर्ड इम्पॉसिबल, इट सेज आई एम पॉसिबल। इसलिए अपनी क्षमताओं पर कभी भी संदेह मत करना। और डू यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट किल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस? फियर। क्या? फियर। फियर किल्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। बगदाद में, आप सभी ने बगदाद का नाम सुना होगा, सुना है ना? तो बगदाद में एक दिन एक संत थे, एक फकीर थे। वो बगदाद शहर से बाहर जा रहे थे यात्रा करने के लिए। कहाँ जा रहे थे? यात्रा करने के लिए। तो जैसे ही शहर से बाहर, यू गाइस आर नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? ओके। जैसे ही शहर से बाहर जा रहे थे तो प्लेग अंदर शहर के अंदर घुस रहा था। यू गाइस नो व्हाट इज प्लेग, राइट? प्लेग, डिजीज। तो प्लेग नाम का रोग अंदर शहर के अंदर जा रहा था। तो ये संत ने वो प्लेग को देख लिया और उस प्लेग को पूछा, तू कहाँ जा रहा है? तो प्लेग ने कहा, मैं बगदाद में जा रहा हूँ। संत ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा, मैं लोगों की जान लेने के लिए जा रहा हूँ। तो संत ने पूछा, क्यों लोगों की जान लेने के लिए जा रहा है? उस प्लेग ने कहा कि मुझे भगवान का आदेश है कि इस शहर में पापाचरण बहुत बढ़ गया है, इसलिए मुझे लोगों की जान लेनी है। तो संत ने पूछा, तो कितने लोगों की जान लेगा? उस प्लेग ने कहा, 10,000 लोगों की जान लूंगा। कितने लोगों की? 10,000 लोगों की। संत ने सोचा कि देखिए, ये तो भगवान ने उसको प्रेरणा की है, इसलिए मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि इस शहर में पापाचरण बढ़ गया है, तो भगवान के कर्तृत्व में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। तो वो संत तो यात्रा करने के लिए चले गए। फिर 5-6 महीने के पश्चात वो संत बगदाद शहर में वापस लौटते हैं और वापस लौटते ही पहले ये प्रश्न पूछते हैं किसी इंसान को कि इस शहर में प्लेग आया था? वो बंदे ने बताया, हाँ आया था। तो संत ने पूछा, कितने लोगों की जान ली? तो उस बंदे ने बताया, 50,000। कितने? करीबन तकरीबन 50,000। तो संत को ये वाक्य में झूठ लगा, तो उन्होंने 3-4 व्यक्तियों को पूछा कि इस शहर में प्लेग आया था तो कितने लोगों की जान ली? सभी ने तकरीबन 50,000 जितने बताया। तो संत ने ये सोचा कि वो प्लेग ने मुझे ये बताया था कि मैं तो सिर्फ 10,000 लोगों की जान लेने वाला हूँ, तो ये 50,000 को क्यों मार दिया उसने? तो वो संत ढूंढते ढूंढते उस प्लेग के पास गए और प्लेग को ये प्रश्न पूछा कि तूने तो मुझे बताया कि भगवान ने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ 10,000 लोगों की जान लेने वाला हूँ, और 50,000 लोगों की जान क्यों ले ली? तो वो प्लेग ने क्या कहा मानते हैं? उसने कहा, मैंने तो महज 10,000 लोगों की ही जान ली है, बाकी के जो 40,000 मर गए वो भय से मर गए। किसकी वजह से? भय से। जैसे आपने कोविड में देखा होगा, ज़्यादातर लोग तो भय में ही मर गए। वैसे ही जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जरा गौर से सुनना,
हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आउटपुट लेवल्स, हमारा परफॉर्मेंस लेवल्स कम होता है, उसका मुख्य कारण जानते क्या है? फियर। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक में आते हैं ना, तो हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारे फियर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो वो फियर लेवल्स, देयर इज ए रियल रिसर्च डन ऑन इट, आई विल टेल यू। अमेरिका में ये रिसर्च हुआ है, उन्होंने 1000 स्टूडेंट्स को पिक किया था। कितने स्टूडेंट्स? 1000 स्टूडेंट्स को, और उनको जो नॉर्मल एग्जाम्स देते हैं वो मॉनिटर किया। तो सबके रिजल्ट्स मॉनिटर किए गए 1000 स्टूडेंट्स के। वही 1000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स 1 महीने के बाद फिर ये टेस्टिंग किया गया, उनके अंदर फियर डाला गया, किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन, और फिर वही एग्जाम्स दी जो 1 महीने पहले एग्जाम्स उनको दी गई थी, वही एग्जाम्स, वही समय, सब कुछ वही। लेकिन अब उनको ये मॉनिटर करना था कि फियर के बाद स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में कैसा बदलाव आता है। तो यू विल बी अस्टाउंडेड टू हियर कि जब वही रिसर्च वही 1000 स्टूडेंट्स पर किया गया 1 महीने के पश्चात, तो उन सभी के कंसंट्रेशन पावर कम हो गए थे। उन सभी स्टूडेंट्स के जो जितने भी फियर में थे, सभी के कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज्ड बाय 25 to 30%। हाउ मच? 25 to 30%। उनकी मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्रीज्ड बाय 23%। हाउ मच? 23%, 20 अप्रॉक्सीमेटली 25% जस्ट बाय लिविंग इन फियर। उनका जो जजमेंट पावर था, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, जो निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर, दैट डिक्रीज्ड बाय 35%। हाउ मच? It decreases your memory power, it decreases your concentration power, it decreases your long term and short term memory, it decreases your judgment power by living in fear। This real research की मैं बात करता हूँ। ये real research हुआ कि जब students fear में जीते हैं ना, तो दिस इज प्रूवन। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स आते हैं ना, सभी लोग अंदर, सबका फियर लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, राइट? एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाता है, एंड दैट एंग्जाइटी लेवल्स आपने जितनी भी पढ़ाई की होती है ना, सबको भुला देता है। इसलिए आप रिलैक्स होकर एग्जाम्स देना। क्या होकर? डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। आप रिलैक्स होकर एग्जाम्स देना। आप जितना भी फियर लोगे ना, आप लिखते लिखते भूल जाओगे। जितना भी फियर में होगे ना, आप एग्जाम्स लिखते लिखते आप भूल जाओगे। एंड यू नो व्हाई वी फियर? बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स की चिंता बिल्कुल मत करना। आप जितनी पढ़ाई की है ना, उसमें से लिखना। रिजल्ट्स की 1% भी चिंता किए बिना आप एग्जाम्स लिखना। आपको जितना भी रिजल्ट्स मिलना चाहे ना, उससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही आपके अंदर फियर लेवल्स आ जाते हैं ना, योर मेमोरी पावर गोज डाउन। बिकॉज यू नो व्हाई? व्हेन यू आर इन फियर, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इम्पेयर कर देता है। इट डैमेजेस योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट डैमेजेस योर हिप्पोकैम्पस। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं ना, कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन नाम के हार्मोन्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं। कौन से हार्मोन्स? कॉर्टिसोल एंड एड्रिनलिन। एज सुन एज यूर इन टेंशन, इट इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस योर हार्ट रेट्स। और जैसे ही ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट्स बढ़ते हैं, इट कैन डिक्रीज योर मेमोरी पावर। इसलिए फियर में रहे बिना ही आप अपने एग्जाम्स देना। कबीर जी ने भी ये कहा है, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। मॉडर्न रिसर्च भी कहता है और हमारे संत लोग भी कहते हैं, चिंता से क्या घटे? चतुराई घटे। चिंता चीता समान है, चिंता और चीता समान है, चित्त में धरिए धीर। चिंता चीता समान है, चित्त में धरिए धीर। चीता में एक बार जले, चीता में एक बार जले, चीता में सुबह शाम निश दिन। यदि आप चिंता में जीते हैं तो आप सुबह शाम हर दिन जलते हो, लेकिन चीता में व्यक्ति एक ही बार जलता है। चीता और चिंता में एक ही बिंदु का अंतर है। क्या है? एक ही बिंदु का अंतर है। चीता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। क्या करती है? चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। इसलिए चिंता में कभी भी मत जीना। द बिगेस्ट थिंग दैट डिक्रीजेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर
फियर, इसलिए कभी भी फियर में आकर प्रयत्न मत करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर आप प्रयत्न कीजिए, आपकी वाकई सफलता होगी। समुद्र में जाकर मर जाना किस्मत की बात है, समुद्र में फना होना किस्मत की बात है। दुख तो उन पर होती है जो किनारे पर मर जाते हैं। यदि आपने प्रयत्न ही नहीं किया और फिर आप फेल हो गए ना, तो वो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन आपने प्रयत्न करने के बाद भी यदि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन प्रयत्न ही नहीं किया और किनारे पर मर गए, उनके लिए तो बहुत ही धिक्कार की बात है। अब मैं 5वें पॉइंट की बात करता हूँ और 5 मिनट में हम रैप अप कर देंगे। 5th पॉइंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल इज फेथ इन गॉड। क्या है? फेथ इन गॉड। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। किस पर? आप जिन भगवान को मानते हो उन भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। पेशेंस विद वन सेल्फ is called self-confidence, and patience with God is called faith. Patience with oneself is called self-confidence, and patience with God is called faith. एक छोटी सी लड़की थी, वो प्लेन में बोर्ड कर रही थी और प्लेन में शायद 250 जितने पैसेंजर्स बैठे थे, और थोड़े समय के बाद ही वो फ्लाइट अटेंडेंट आती और कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे फ्लाइट में सीवियर इंजन में प्रॉब्लम है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने भगवान का स्मरण कीजिए। वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट। क्या कहा? वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। इनमें जितने भी लोग बैठे थे 250, सभी लोग हड़बड़ा गए, सभी लोग टेंशन में आ गए। सभी लोग प्रार्थना करते थे भगवान को, लेकिन टेंशन के साथ। कैसे प्रार्थना करते थे? टेंशन के साथ। और हम टेंशन के साथ तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता। यदि आप टेंशन के बिना प्रार्थना करते हैं ना, तो इसका अर्थ यह आपको भगवान पर विश्वास है। तो सब लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन टेंशन के, जो लोग भगवान को नहीं मानते थे ना, वो भी प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अब जीने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश। उसमें एक छोटी सी लड़की थी 10 साल की, वो भगवत गीता पढ़ रही थी। क्या करती थी? भगवत गीता पढ़ रही थी। तो बहुत लोग अचंभित हो गए कि ये छोटी सी लड़की को मौत का डर नहीं है। तो 2-3 लोग जो इर्द गिर्द में बैठे थे, उन्होंने इस लड़की को पूछा, बेटे तुझे मरने का डर नहीं है? तो बेटी ने क्या जवाब दिया जानते हो? मुझे मरने का कोई डर नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी इस प्लेन के पायलट हैं। क्या है? मेरे पिताजी इस प्लेन के पायलट थे। देखिए उनका चिंतन क्या था? मेरे पिताजी इस प्लेन के पायलट थे, तो उनको इस चिंतन की वजह से चिंता नहीं आई। वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आता रहेगा, लेकिन यदि हमारे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन के पायलट मेरे परम पिता परमेश्वर है, तो कभी भी हमें दुख स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख तो आएगा, चिंता आएगी, लेकिन हम उसमें से आबाद बाहर निकल पाएंगे। उस लड़की का चिंतन क्या था? मेरे पिताजी इस प्लेन के पायलट है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे ही यदि हमें ऐसा विश्वास होगा, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे जीवन के पायलट है, तो आपको कभी भी ऐसा दुख नहीं होगा। इसलिए हर पल भगवान पर विश्वास रखना। और कैसा विश्वास? भगवान जो करते हैं वो मेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। भगवान जो करते हैं वो मेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, वो तमिलनाडु में पढ़ता था, लेकिन उनकी ये मंशा थी कि मुझे एक दिन इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना है। क्या करना है? इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्मी, राइट? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, राइट? तो उन्हें सोचा कि मुझे इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन का पायलट बनना है। तो वो देहरादून में एग्जाम्स देने के लिए गए, और जैसे ही एग्जाम उन्होंने पूरी करी, क्योंकि दे वर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली फर्स्ट 8 पीपल इन द एग्जाम्स, 1 से 8 तक जो आए उनका ही सिलेक्शन होने वाला था। तो इस लड़के ने बहुत प्रैक्टिस की थियरी और प्रैक्टिकल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़के का नंबर 9 में स्थान पर आया। कौन से स्थान पर? ही केम एट द 9th प्लेस। और उनका जो स्वप्न था फाइटर प्लेन का पायलट बनने का, वो चूर चूर हो गया। पूरा स्वप्न उनका धूल धूसरित हो गया, क्योंकि नाउ ही कैन नॉट बिकम दी पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन, राइट?
लेकिन उनको भगवान पर विश्वास था। उस लड़के को भगवान पर तीव्र विश्वास था। ही हैड वेरी स्टाउंड फेथ इन गॉड। फिर भी उदास नहीं हुआ। वो देहरादून से सीधे ऋषिकेश चला गया और ऋषिकेश में गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में जाकर भगवान माता गंगे को प्रार्थना की कि आप जो करती हो वो मेरी अच्छाई के लिए ही करती हो। फिर गंगा जी से बाहर निकले तो किसी एक संत मिल गए और उनको पूरा वृत्तांत सुनाया। तो संत ने भी कहा, बेटे भगवान जो करते हैं वो तेरे अच्छाई के लिए ही करते हैं। उस लड़के को इस संत पर 100% विश्वास था कि भगवान जो करते हैं वो मेरे अच्छाई के लिए ही करते हैं। सालों बीत गए, कितने 30-40 साल बीत गए और एक दिन उस लड़के को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 2002 में वो लड़का भारत का राष्ट्रपति बना और जैसे ही राष्ट्रपति बनता है तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी तीनों के जितने भी लीडर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को सलाम करते हैं। तो उन्होंने देखा जो लड़का 8वें स्थान पर आया था, द गाय हु केम एट द 8th प्लेस, वो इंडियन एयरफोर्स का हेड था। क्या था? हेड था। और वो इंसान भी इनको सलाम करता था। द पर्सन हु केम एट द 8th प्लेस, वो भी जो 9th प्लेस पर आया था उनको सलाम करता था, क्योंकि वो आज भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। यदि मान लो कि भगवान ने उनको 8वें नंबर पर स्थान दिया होता तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छाई के लिए ही करते हैं। भगवान हर पल जो करते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए ही करते हैं। वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर कर सकोगे उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। जितना आप जीवन भर कर सकोगे उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। देखिए लास्ट सेंटेंस में आपको बताकर पूरा करूँगा। When you run alone, it is called a race. When you run alone, it is called a race. But when God runs with you, it is called a grace. क्या कहते हैं उसको? इसलिए आप विचार कीजिए क्या करना है, रेस लड़ना है या ग्रेस लेना है। When you run alone, it is called a race, and when God runs with you, it is called a grace. Hence, तो अब क्या करना है? Add G of God to your race, and your life will become a grace. इसलिए यदि आपको जीवन में सफल बनना है तो आपके रेस में भगवान को ऐड कर दीजिए और आपका पूरा जीवन ग्रेस हो जाएगा। और फिर हर पल हर क्षण भगवान आपके साथ रहकर आपको सफलता देंगे। इसलिए यदि जीवन में आपको सफल होना है तो इन 5 उसूलों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो यकीनन आज की बात आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन आपको इन 5 गोल्डन रूल्स को अपने जीवन में संजोए रखना है, तब हर पल भगवान आपके साथ रहकर आपको सफलता देंगे। अंत में वी आर वेरी ग्रेटफुल टू JB Patel for bringing us here. It was a majestic delectation being in front of you guys. May Lord perpetually you guys, keep you guys thriving, blessed and prosperous. May Lord perpetually keep you guys cherished. And if we could be of any help in your endeavors, it would be a majestic delectation. Thank you very much and Jai Swaminarayan to all.